हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विथ नारायण में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के एक अति महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। वह क्लास है केमिस्ट्री से रिलेट, जो कि झारखंड लैब असिस्टेंट में जनरल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। यह क्लास झारखंड सीजीएल और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए एक अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, या कोई भी जिसमें कि विज्ञान का पोर्शन होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेट है। क्वेश्चन है द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज हाउ मेनी एलिमेंट। मतलब आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हम लोग देखते हैं पहला पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा में 8 एलिमेंट है और चौथा और पांचवा में 18 एलिमेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में है तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो कि जिसका खोज मेंडलीफ ने किया था, इन्होंने एलिमेंट को उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में यानी मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाया था, जिसमें कुल 7 पीरियड और 9 क्लास था। इसमें कुल 163 एलिमेंट था, जो कि आगे चलकर अमान्य हो गया। और अब जो आया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका खोज इंग्लैंड के साइंटिस्ट मॉसले ने किया था और जो यह 1913 में दिया था। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को सजाया था, जिसमें कुल इसका भी 7 पीरियड था, लेकिन 18 क्लास यानी 18 ग्रुप इसमें था और इसमें कुल 118 एलिमेंट था। फ्रेंड्स, ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड। मतलब जो ऑप्शन है उनमें से कौन उपधातु है। ये है बोरॉन, बी वेनेडियम, सी क्रोमियम, डी Hg यानी मरकरी। तो इसका ऑप्शन होगा ए यानी बोरॉन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 उपधातु यानी 7 मेटालॉइड है। उसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है बख्शी जी ऐसे सबको टेम्पो मत दो। बी से बोरॉन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी, एस बी, टी से टेलुरियम और पीओ से पोलोनियम। बोरॉन जिनका एटॉमिक नंबर होता है 5, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय दाब को टॉर में मापा जाता है, तो 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने टॉर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 760 टॉर, 760। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे हम लोग बैरोमीटर में मापते हैं, बैरोमीटर जिसका खोज इट और सेली ने किया था। प्रेशर बैरोमीटर में मापा जाता है, फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसका एक यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें गैस का गुण क्या है। ऑप्शन ए है किसी गैस को ठंडा करने और संपृत यानी कंप्रेस करने से उसका द्रवीकरण नहीं होता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ऑप्शन बी है दबाव डालकर गैसों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। फ्रेंड्स, जब हम लोग बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून को दबाते हैं तो वह कंप्रेस हो जाता है। ऑप्शन सी है समान तापमान और दबाव पर गैसों का घनत्व अधिक नहीं होता है, ये गलत है। समान तापमान और दबाव पर गैसों का घनत्व अधिक होता है।
सॉरी, ए ऑप्शन सी सही होगा, समान तापमान और दबाव पर गैसों का घनत्व अधिक नहीं होता है, यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी है गैसें एक दूसरे के साथ मिश्रित होने का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ये गलत होगा, क्योंकि जब हम लोग गैस को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे का गुण प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन H2O बनता है, तो दोनों का गुण शो करता है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आयनिक सॉलिड बिहेव एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर आयनिक ठोस कैसा व्यवहार करता है। ए कंडक्टर, बी सेमी कंडक्टर, सी इंसुलेटर, डी मेटालिक कंडक्टर। तो इसका आंसर होगा सी यानी इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पर आयनिक सॉलिड विद्युत रोधक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर आल्सो नोन एज, सिंपल सा है, कार्बन के हाइड्रेट को क्या बोलेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ऑप्शन ए। अगला है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर। फ्रेंड्स, पॉलीमर जो कि एक ही यौगिक के कई अणु मिलकर एक श्रृंखला बनाता है उसी को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। इसका दो फॉर्म होता है, एक सिंथेटिक पॉलीमर और एक बायोपॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर में टेफ्लॉन भी होगा, नायलॉन भी होगा, नियोप्रीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बायोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। DNA जिसका खोज जोहान फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। DNA से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, DNA के डबल हेलिक्स मॉडल जिसका खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था, इन्होंने यह मॉडल दिया था। फ्रेंड्स, RNA के बारे में अगर पूछेगा तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ विच पॉलीमर, ये भी पॉलीमर से है, मतलब नायलॉन का धागा किस पॉलीमर से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए है पॉलीएथिलीन पॉलीमर, नहीं होगा, पॉलीएस्टर, ये भी नहीं होगा, पॉलीएस्टर से भी नहीं होगा, पॉलीविनाइल पॉलीमर, इससे भी नहीं होगा, पॉलीएमाइड से होगा। नायलॉन NH2CO NH2 पॉलीएमाइड से मिलकर बना होता है यह। ऑप्शन बी में है पॉलीविनाइल, जो कि वायरिंग जो हम लोग करते हैं उसका जो वायरिंग का जो शीट होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग मोनोमर से पॉलीमर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि पॉलीमर आपने उसको जब श्रृंखला बनता है, मतलब श्रृंखला कैसे बनेगा, जब हम लोग अणु को एक ही यौगिक को बार बार ऐड करते जाएंगे, यानी पॉलीमर बनता किससे है, तो एडिशन रिएक्शन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में किसके माध्यम से संचारित होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिट करता है वह किसके थ्रू करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी फॉर्म में ट्रांसफर करता है, एयर में भी, वैक्यूम में भी, स्पेस में भी, यानी इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ए में है सुक्रोज, बी में है ग्लूकोज, सी में सेलुलोज, डी में माल्टोज। मोनोसैकेराइड, पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है CH2O और ब्रैकेट बन N मतलब यहाँ पे सीरीज होता है CH2O, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट का 3 फॉर्म होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इरेथ्रोज और फ्रक्टोज। इसमें जो सबसे फेमस है वह है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। अगला है डाइसैकेराइड में, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं यानी चीनी, इसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजेन,
जो कि पशु स्टार्च है, सेलुलोज और काइटिन। ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMR इन स्पेक्ट्रोस्कोपी? यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो NMR यूज होता है उसका पूरा रूप क्या है? तो आंसर इसका फुल फॉर्म होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सब्सटेंस? यानी मेटल का कैरेक्टर कौन नहीं है? ऑप्शन ए है मेलिएबल एंड डक्टाइल, ऑप्शन बी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन डी है लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यही होगा आंसर इसका, ऑप्शन डी, लो बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मेटल का गुण क्या होता है, डक्टाइल भी होता है, मेलिएबिलिटी भी शो करता है, गुड कंडक्टर भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों होता है। लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहाँ पे मेटल के बारे में दिया हुआ है, तो मेटल के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सबसे हल्का धातु अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा लिथियम, और लिक्विड मेटल पूछा जाएगा तो मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। सबसे हल्का धातु यानी लिथियम और लिक्विड मेटल मरकरी। सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका हो जाएगा सिल्वर। सर्वाधिक आघातवर्धी यानी मैक्सिमम मैलिएबिलिटी शो करेगा गोल्ड, और ये डक्टालिटी भी सबसे ज़्यादा यही शो करता है। डक्टालिटी आघातवर्धी यही होता है जिसको खींच के हम लोग लंबा किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर लेंगे तो हम लोग उसका इतना पतला कॉइल होता है कि 2 किलोमीटर तक उसको हम लोग खींच सकते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर पूछा जाएगा तो वो होगा सीजियम, उसके बाद पोटासियम, फिर कैल्शियम, सॉरी पोटासियम और सोडियम। कैल्शियम जो कि हड्डी, दांत और दूध में पाया जाता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु सोडियम और पोटासियम। इन दोनों को मिट्टी के तेल में डुबोकर भी रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटासियम जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो हवा और पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, पत्तों के हरा रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नीशियम ही है। हीमोग्लोबिन में Fe2+ पाया जाता है। और कॉपर मनुष्य के द्वारा खोजा गया सबसे पहला एलिमेंट या फिर पहला धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन और 1 मीटर जो कि मल्टीप्लाई होता है तो वो फॉर्म करता है, तो वो क्या होता है? 1 ग्राम बनता है, 1 वोल्ट बनता है, 1 ओम बनता है या फिर 1 जूल। फ्रेंड्स, ये वर्क डन के फॉर्मूला से इसको हम लोग करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Fs cos θ। यानी अगर हम लोग फोर्स 1 न्यूटन लेंगे, S डिस्टेंस जो होता है 1 मीटर लेंगे, तो हम लोग W आ जाएगा 1 जूल, यानी ऑप्शन सी। वर्क जिसका ऐसा यूनिट होता है जूल, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। सीजीएस यूनिट वर्क का अर्ग और फोर्स का डाइन। 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग और 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान की वह शाखा क्या है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में अध्ययन करते हैं? यानी केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वह केमिस्ट्री के किस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए है बायोकेमिस्ट्री, बी है फोटोकेमिस्ट्री, सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका आंसर होगा केमिकल काइनेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग बायो और केमिस्ट्री का जो मिक्सचर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग फोटो यानी लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक कंपाउंड के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर सेचुरेटेड स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है? ए है एल्किन्स, बी है एल्काइंस, सी है एल्केन्स, डी है साइक्लो एल्केन्स। तो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन का जो बॉन्ड होता है वो दो होता है, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आता है सिंगल चेन, अनसेचुरेटेड में आता है डबल और ट्रिपल चेन। सिंगल चेन में आता है एल्केन, जिसको हम लोग पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। एल्केन जिसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या हो जाएगा? एल्केन का एग्जाम्पल, जो कि सिंगल चेन में है। डबल चेन में आएगा एल्किन, जिसका सिंपल फॉर्मूला होगा CnH2n। इथिन, इसका एग्जाम्पल एल्काइन। ट्रिपल चेन में CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम क्या है? नोनेन, ये हो जाएगा 9, ब्यूटेन, यही हो जाएगा। पहला होता है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, यानी 4 में ब्यूटेन, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7 हो जाएगा, यानी 4 कार्बन एटम वाला हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन बी में जो है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ मोनोसाइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मोनोसाइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ये है साइक्लो एल्किन, किन आ गया एल्किन, यानी ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो अनसेचुरेटेड में हो जाएगा। साइक्लो एल्काइन, एल्काइन यानी ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी अनसेचुरेटेड में हो जाएगा। सी में है साइक्लो एल्केन, एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साइक्लो एल्केन। अगला क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में है CnH2n, ये एल्किन का जनरल फॉर्मूला है, और ऑप्शन सी में है CnH2n-2, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n। अभी हम लोग पीछे ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो CnH2n एल्किन का जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ एल्केन हैविंग कार्बन एटम्स आर इन लिक्विड फॉर्म, मतलब कार्बन एटम कहाँ से जो फॉर्म होता है वो कितना से कितना तक का लिक्विड फॉर्म में होता है? तो ऑप्शन ए है C5 to C617, ऑप्शन बी है C1 to C2, ऑप्शन सी है C26 to C30, ऑप्शन डी है C18 to C15। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें जानते हैं, अच्छा से डिस्कशन कर लेते हैं कार्बन चेन वाला में। तो C1 से C4 गैसियस फॉर्म में होता है, C5 से C7 ईथर फॉर्म में होता है, C8 से C10 पेट्रोल, C11 से C15 किरोसिन, C16 से C18 डीजल, यानी C5 से C18 यानी C17 के बीच में जो फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। C1 से C4 गैसियस, और C19 से C20 स्नेहक तेल में होता है। C20 से जो ज़्यादा होता है वो मोम हो जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है वह रेसिडुअल यानी अवशिष्ट, जो कि अलकतरा जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अभी हम लोग पढ़े हैं। एल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्किन डबल बॉन्ड से, और एल्काइन यही होगा ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड से। नेक्स्ट, एल्केन के हैलोजनीकरण के लिए निम्नलिखित में से शर्त क्या है? एट हायर टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन का
हेलोजिनेशन के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और अल्ट्रालाइट रे तो वो भी चाहिए। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो फ्रेंड्स हम लोग एल्केन में मोलिकुलर मास में जब हम लोग बॉइलिंग क्या होगा, जब उसका मोलिकुलर मास बढ़ाते जाएंगे, तो एल्केन का एक सीरीज में जब हम लोग उसका मोलिकुलर मास बढ़ाते जाएंगे तो मीथेन, मीथेन से बड़ा हो जाएगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इसे हम लोग जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा उसका क्या हो जाएगा, अगर मोलिकुलर मास बढ़ाते जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते ही जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन्स। यानी एल्केन में जो हेलोजन का रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जो सीक्वेंस दिया है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है हेलोजन ग्रुप में वो होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसके बाद एंटीमनी। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रेंड्स यहाँ हेलोजन ग्रुप के बारे में दिया हुआ है तो इसका हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हेलोजन ग्रुप जो कि ग्रुप 17 में है, इसका याद रखने का एक ट्रिक है पीरियोडिक टेबल में, वह शॉर्टकट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई अंटी। फिर से फ्लोरीन हो जाएगा, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एंटी से एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट इन द ग्रुप 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। यानी जो आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 है वह किस समूह के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर हम लोग हो जाएगा 3 से 12। तो 3 से 12 में हो जाएगा डी ब्लॉक, जिसको कि हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, यानी संक्रमण धातु। एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 और 2, जो कि हम लोग इसे अल्कली मेटल भी बोलते हैं। और पी ब्लॉक में आता है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन मेटल बिलोंग टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, यानी संक्रमण धातु पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एस ब्लॉक में अल्कली मेटल आता है और डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ब्लॉक। फ्रेंड यहाँ पे और भी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, नेमली एक्टिनॉइड, और अगला पता करना है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि 4F और 5F में 2 भाग में बांटता है। 4F में आता है लेंथेनाइट, जो कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 के बीच में रहता है, 14 एलिमेंट है। और 5F में आता है एक्टिनॉइड, जो कि जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 से 103 के बीच में, इसमें भी 14 एलिमेंट होता है। यहाँ पे और भी दिया हुआ है डी में ऑप्शन में नोबल गैसेस, जो कि ग्रुप 18 का ये है। नोबल गैसेस का ग्रुप 18 में पाया जाता है, उसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है पीरियोडिक टेबल याद करने में, वह है ग्रुप 18 का है नारायण और अर्जुन, करो जेरोक्स रामायण। है से हीलियम, नारायण से Ne नियॉन, अर्जुन से Ar आर्गन, करो से Kr क्रिप्टन, जेरोक्स Xe जेनॉन, रामायण Rn यानी रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86।
हेलो ऑप्शन बी ए में है हेलोजन, जिसका अभी क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रिक से। फिर कल बाहर आई एंटी यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेन द सॉल्वेंट कैटायन इन अ नॉन एक्वस एसिड बेस रिएक्शन, तो वह क्या होता है? यानी गैर जलीय अम्ल क्षारक अभिक्रिया में जो पदार्थ विलायक जिसका धनायन फॉर्म में होता है वह क्या होता है? एक धातु होता है, एक अम्ल होता है, या एक अम्ल और क्षार होता है? तो विलायक यानी कैटायन फॉर्म में जो सॉल्वेंट होता है नॉन एक्वस रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन में, वो होता है एक अम्ल कैटायन फॉर्म में, और एनायन फॉर्म में होता है वह एक क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजिंग पावर, यानी आयनीकरण पावर का सही क्रम क्या है? घटते हुए ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया है, पहले अल्फा बीटा गामा, या फिर गामा बीटा अल्फा, फिर अल्फा गामा बीटा, या फिर गामा अल्फा बीटा। तो हम लोग जानते हैं जिसका चार्ज जिस अनुसार से होता है आयोनाइजिंग पावर उसी का ज़्यादा होता है, आयनीकरण पावर उसी का ज़्यादा होता है। तो अल्फा का +2 चार्ज होता है हीलियम एटम के समान, तो उसका आयोनाइजिंग पावर उसका ज़्यादा होगा आयनीकरण, तो अल्फा का ज़्यादा। फिर बीटा का -1 होता है, गामा का चार्ज नहीं होता है, तो अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ बेस और एसिड, जब हम लोग उसका रेडियस इंक्रीज करते हैं आयनिक रेडियस डिक्रीज करते हैं, तो एसिड और बेस का हार्डनेस पर क्या इफेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम्स जितना ज़्यादा दूर है उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा दूर दूर में रहेगा, तो उसका क्या होता है, रेडियस ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एटम्स को पास रख देंगे आने वह एटम सामने हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो आने उसका हार्डनेस क्या हो जाएगा, जितना दूर दूर रहेगा तो उसका हार्डनेस कम होगा, और जितना ही नज़दीक रहेगा उसका क्या हो जाएगा, हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो आने इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है एच आयन नेगेटिव में और एच नेगेटिव और H+ में जो होगा वो क्या होगा? H आयन जो कि नेगेटिव में होगा वह एक सॉफ्ट बेस होगा, और H+ एक हार्ड एसिड होगा। तो फ्रेंड्स यह था आज का क्लास, जो कि झारखंड लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।